Hello everyone, welcome to JPS platform. I am Vinay Rajput and today I am going to discuss about remaining portion of fat. जो मैंने लास्ट क्लास में आपसे फैट की बात की थी, जो वसा आप जानते हो, लिपिड जिससे आप जानते हो, मैंने डिफरेंस भी बताया था लिपिड और फैट में क्या डिफरेंस होता है, और तेल जो जानते हो ऑयल में क्या डिफरेंस होते हैं, और उसको मैंने डिफरेंस तो क्रिएट कर दिया, आपको बता दिया अच्छे तरीके से कि क्या डिफरेंस है। बट मैंने क्लासिफिकेशन आपको किया था और फैट की क्लासिफिकेशन में मैंने बताया कि सिंपल लिपिड यानी लिपिड की क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। सिंपल लिपिड, उसके बाद कंपाउंड लिपिड, उसके बाद एक तरीके से डिराइव लिपिड होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। मैंने सिंपल लिपिड की आपसे बात की थी, ठीक है। तो उस चीज को मैं आपको रिवाइज करा दूं उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको डिस्कशन कर दूं। मैंने प्रोटीन की बात कर ली आपसे, कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली, फैट आज कंप्लीट कर लेंगे, और न्यूक्लिक एसिड की थोड़ी सी जानकारी आपको इंट्रो तो दे ही दूंगा, कोशिश करूंगा कि इंट्रो आज दे दूं, ठीक है। कोशिश रहेगी हमारी कि आज इंट्रो दे दूं, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में तो मैं आपको पूरा ही न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, फॉस्फेट्स क्या है, शुगर बैकबोन क्या है, एडेनिन क्या है, गुआनिन क्या है, साइटोसिन क्या है, थैमिन क्या है, यूरेसिल क्या है, ये सारी चीजों की बात हम करेंगे आपसे। इनफैक्ट आपको कुछ FAD, FMN इन चीजों की बात करेंगे, है ना। फ्लेविन, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, ऐसे कुछ होते हैं टर्म्स वगैरह, मैं समझाऊंगा आपको न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड आप समझोगे, डीएनए आरएनए इनफैक्ट में समझाऊंगा, ठीक है। तो डीएनए आरएनए क्या है और कैसे ये वर्क करते हैं, डीएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्यों हुआ, क्यों नहीं प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल बन गया, डीएनए में जेनेटिक मटेरियल क्यों बना, प्रोटीन बन जाता। तो थोड़ी सी मैं आपको जानकारी हल्का सा दूंगा। तो ये सारी डिस्कशन हो चुकी है। आज फैट में हम बात करेंगे और फैट आज कंप्लीट करेंगे। फैट मैंने आपको बता दूं पहले से, लिपिड जिसको आप लिपिड बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है, लिपिड, ठीक है। लिपिड मैंने आपको बताया था तीन प्रकार होते हैं, तीन टाइप में मैंने क्लासिफाई किया था। सिंपल लिपिड, सिंपल, एक होता है कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड बोल सकते हो, या कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, कॉन्जुगेटेड लिपिड, या इसी को यौगिक वसा या इसी को जटिल वसा भी बोल सकते हैं। इसी को कॉम्प्लेक्स भी है, कंपाउंड भी है, या कॉन्जुगेटेड। और एक है आपका डिराइव, जो इन दोनों से ही मिलकर डिराइव होगा। जैसे मैंने प्रोटीन में बताया था डिराइव प्रोटीन, उसी तरीके से डिराइव लिपिड, ठीक है। तो इनकी डिस्कशन थोड़ी सी करना, मेन पॉइंट्स कुछ एग्जांपल है जो आपके बॉडी में कहीं यूज होते हैं, बात करेंगे। डिराइव वाले में स्टेरॉइड्स वगैरह आते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो आप नाम जानते हो ना, और स्टेरॉइड जानते हो ना, विटामिन डी जानते हो ना, इधर आ जाएंगे। क्रोमोलिपिड्स के नाम से, टर्पीन्स के नाम से जानते हैं इसको, तो इधर आ जाएंगे। एक तरीके से कैरोटीन आप जानते हो, पिगमेंट्स वगैरह होते हैं, कैरोटीन्स होते हैं, जेंथोफिल्स होते हैं, कैरेटिनॉइड्स के नाम से जानते हो, सब इधर आते हैं। कैरेटिनॉइड्स, कैरेटिनॉइड्स वगैरह सब इधर आते हैं डिराइव लिपिड में, तो इधर बात कर लेंगे। टर्पीन्स भी इधर आ जाते हैं, टर्पीन्स वगैरह जो क्रोमोलिपिड्स के फॉर्म में हम लोग पढ़ ले। टर्पीन्स में आइसोप्रीन यूनिट होते हैं, उसके अंदर टर्पीन्स होते हैं जिसके अंदर आइसोप्रीन यूनिट होता है। तो मैं आपको बताऊंगा नेचुरल रबर वगैरह होते हैं ना, रबर वगैरह उधर ही आ जाते हैं सारे। इसेंशियल ऑयल्स वगैरह, सुगंधित तेल होते हैं ना, सुगंधित तेल जो गमक महक आती है तेलों में, सारे इधर आएंगे। डिराइव है, व्युत्पन्न है, इन दोनों से डिराइव किया गया है। तो सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड की बात करें तो सिंपल लिपिड में मैंने आपको बताया था कि इसमें ग्लिसराइड आएगा एक, ठीक है। हल्का सा बताता हूं, ग्लिसराइड और वैक्स, ध्यान से सुनना, हल्की सी बताऊंगा, ध्यान सुनना। ग्लिसराइड यानी न्यूट्रल फैट, उदासीन वसा, न्यूट्रल फैट। अच्छा, मैंने आपको ट्रांस फैट नहीं बताया, थोड़ा सुन लो, देखो इसमें डिस्कशन और है और डिटेल हो जाएगी डिस्कशन, बस इतना सुनना। ट्रांस फैट जो होता है वो अच्छा फैट नहीं होता है। ट्रांस फैट उस फैट को बोलते हैं जिसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड हो, बस। आपको पता है सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। ट्रांस फैट उसको बोलते हैं जिसके अंदर में सैचुरेटेड फैटी एसिड हो, संतृप्त अम्लीय वसा हो, उसके अंदर में संतृप्त वसा हो, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, उसको ट्रांस फैट के नाम से जानते हैं, जो कि अच्छी फैट नहीं है, ठीक है। आपको ट्रांस फैट आपने नाम सुना होगा, इतना ध्यान रखना, कभी मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में अच्छे तरीके से। बट ये क्लासिफिकेशन जो मैंने पढ़ा है ये सुनते जाओ, ये बहुत काम की है। हार्मोन्स, इन जो आप जानते हो ना, सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं सब इधर ही आते हैं। सेक्स हार्मोन जो जानते हो ना, स्टेरॉइडल हार्मोन जो जानते हो ना, सब इधर ही आते हैं, डिराइव वाले में आते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रांस फैट पता चल गया कि ट्रांस फैट में क्या होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, ठीक है। और सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में मैंने बताया है आपको अच्छे तरीके से लास्ट क्लास में, तो आप रिलेट कर लेना, बाकी मैं आगे बता दूंगा कभी आके, ठीक है। ग्लिसराइड न्यूट्रल फैट, और ये ग्लिसराइड हमारे पास क्या है कि तीन प्रकार के हो सकते हैं। तीन प्रकार मतलब कि मोनोग्लिसराइड हो सकते हैं, डाइग्लिसराइड हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड हो सकता है। तो जो आप फैट खाते हो कॉमनली हम लोग उसको ट्राइग्लिसराइड के नाम से भी जानते हैं, फैट ट्राइग्लिसराइड। तो मोनोग्लिसराइड में क्या होगा, सुनना ध्यान से, एक ग्लिसरॉल तो सब में होंगे, ग्लिसराइड हो या वैक्स हो, ग्लिसरॉल होगा। क्यों? क्योंकि लिपिड होता क्या है,
कंडेंसेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के कंडेंसेशन से ही तो बनता है लिपिड, ठीक है ना, मैंने बार बार बताया है। तो ग्लिसरॉल तो होगा, एक अल्कोहल है जो कि लोअर मॉलिक्यूलर वेट, कंपैरेटिवली लोअर मॉलिक्यूलर वेट का अल्कोहल है ये ग्लिसरॉल, ठीक है। उसमें एक अगर फैटी एसिड आपने जोड़ दिया, एक फैटी एसिड, उसको बोलेंगे मोनोग्लिसराइड, मोनो मतलब सिंगल। उसी ग्लिसरॉल में आपने दो फैटी एसिड जोड़ दिया तो बोलेंगे डाइग्लिसराइड। फैटी एसिड के आधार पर नाम पड़ रहा है ये, मोनो और डाई। और उसी ग्लिसरॉल में आपने तीन फैटी एसिड जोड़ दिया तो तीन नाम जोड़े ना, तीन फैटी एसिड हो गया ना, तो तीन फैटी एसिड जोड़ा हो तो आपने, तो उसको नाम देंगे ट्राइग्लिसराइड, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन यहां पे ये है कि फैटी एसिड जो आप जोड़ रहे हो तीनों फैटी एसिड सेम भी हो सकते हैं और तीनों फैटी एसिड अलग हो सकते हैं। अगर तीनों फैटी एसिड सेम हुए तो उसको होमो ट्राइग्लिसराइड बोलेंगे, होमो मतलब सेम। और अगर तीनों फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड का तीनों फैटी एसिड अगर अलग अलग हो गए तो उसको बोलेंगे हेटेरो ट्राइग्लिसराइड। काम खत्म, अलग अलग हेटेरो और सेम हो गया तो होमो। होमो में आप एग्जांपल बताता हूं ट्राइग्लिसराइड का, ठीक है। तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड आप समझ गए, ट्राइग्लिसराइड एग्जांपल बता रहा हूं ट्राइग्लिसराइड से, ठीक है, लिंक करके आपको। ट्राइग्लिसराइड ये कंजुगेटेड अभी पढ़ेंगे हम लोग। ट्राइग्लिसराइड मेन है आपका जो आप खाते हो फैट, नॉर्मली खाने में जो खाते हो ना, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स दो प्रकार के, होमो और हेटेरो ट्राइग्लिसराइड। होमो मतलब कि उसमें फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड में क्या होगा, तीन फैटी एसिड होंगे, मैंने समझा दिया आपको, तीन फैटी एसिड होंगे प्लस एक ग्लिसरॉल होगा, ग्लिसरॉल, ठीक है, जो कि एक अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है ना। OL मतलब क्या, मैंने बताया था ना, OL मतलब अल्कोहल होते हैं, जिसमें OH ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, उसको अल्कोहल। थ्री फैटी एसिड, ये तीनों फैटी एसिड सेम हो गया तो होमो ट्राइग्लिसराइड। तो सेम मतलब मैंने बताया था अगर पामिटिक एसिड हो जाए, तीनों के तीनों फैटी एसिड अगर पामिटिक एसिड हो जाए तो उसको हम लोग ट्राई पामिटीन बोलते हैं, ट्राई पाल्मिटीन बोलते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में पहला एग्जाम्पल ट्राइग्लिसराइड का एग्जाम्पल जिसमें तीनों फैटी एसिड सेम होंगे, पहला है ट्राई पाल्मिटीन, मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसमें क्या है, तीनों फैटी एसिड, पाल्मिटीन है ना, तो पाल्मिटीन मतलब तीनों फैटी एसिड पामिटिक एसिड है, मतलब ये पामिटिक एसिड। बाकी मैंने एसिड तो बता दिया, फैटी एसिड आपको लास्ट क्लास में समझा ही दिया है। तो तीनों का तीनों फैटी एसिड क्या है, पामिटिक एसिड, तो नाम पड़ा ट्राई पाल्मिटीन, ट्राइग्लिसराइड का एक एग्जाम्पल, ठीक है, जब फैटी एसिड सेम हो, ठीक है, तब। और दूसरा एग्जांपल बताऊं तो ट्राइस्टीयरिन, ट्राइस्टीयरिन, इसमें क्या है, स्टीयरिन है, मतलब कि यहां पे तीनों के तीनों फैटी एसिड स्टीयरिक एसिड है, स्टीयरिक एसिड, मैंने बताया था आपको स्टीयरिक एसिड, तो यहां पे फैटी एसिड स्टीयरिक एसिड है, उसके आधार पे ये ट्राइग्लिसराइड बने हैं। और ये अगर सेम है तो होमो ट्राइग्लिसराइड होंगे, जाहिर सी बात है, फैटी एसिड सेम है। और फैटी एसिड तीनों फैटी एसिड अगर अलग अलग हो गए तो हेटेरो ट्राइग्लिसराइड बनेंगे। बट आपको ये ध्यान रखना, ज्यादातर हेटेरो वाले होते हैं, ज्यादातर फैटी एसिड तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये मैंने सेम फैटी एसिड होगा तो उसके एग्जांपल ट्राइग्लिसराइड का क्या होगा मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपको ये पढ़ना है कि वैक्स के बारे में थोड़ा सुन लो, वैक्स के बारे में आप सुन लो, वैक्स आपको सुनना है और इंपॉर्टेंट भी है। देखो वैक्स में क्या है यहां कि अंतर इतना आएगा वैक्स के अंदर कि वैक्स एस्टर ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, ये भी एक एस्टर है, किसका, एक मॉलिक्यूल का, किसका, एक मॉलिक्यूल होगा फैटी एसिड का विथ अल्कोहल हायर देन ग्लिसरॉल। एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड होगा, ठीक है, लेकिन अल्कोहल जो यहां पे है वो ग्लिसराइड वाला अल्कोहल नहीं है, यहां पे जो मैंने ग्लिसरॉल बताया था, यहां पे ग्लिसरॉल नहीं होगा वैक्स में, यहां पे फैटी एसिड तो है लेकिन जो अल्कोहल है वो ग्लिसरॉल से हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला है, बस इतना ही एग्जांपल है। तो वैक्स में फैटी एसिड होगा प्लस ग्लिसरॉल नहीं होगा, अल्कोहल तो होगा, ग्लिसरॉल भी एक अल्कोहल है लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट का है, यहां पे अल्कोहल जो होगा वो हाई मॉलिक्यूलर वेट, ज्यादा अणु भार वाला होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है वैक्स में। तो इसे समझ सकते हैं कि वैक्स जो होते हैं एस्टर्स ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, एस्टर है एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड का विथ अल्कोहल बट हायर देन ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से ऊपर वाले अल्कोहल यहां पे होंगे, ग्लिसरॉल नहीं होगा, ठीक है। और अल्कोहल इन वैक्स, वैक्स के अंदर जो अल्कोहल होंगे, यहां पे जो अल्कोहल होगा ग्लिसरॉल तो नहीं होगा, उससे हाई मॉलिक्यूलर वेट का होगा। और ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप होता है, आपको ध्यान रखना, ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप होता है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, 3 OH ग्रुप होगा, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। लेकिन यहां पे जो अल्कोहल होगा वैक्स के अंदर, यहां पे आपको 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, सिर्फ एक, यहां पे सिर्फ एक 1 OH ग्रुप होगा,
यहाँ जो ग्लिसरॉल एक ऐसा अल्कोहल है जिसके अंदर 3 OH ग्रुप है, लेकिन वैक्स के अंदर जो भी अल्कोहल होगा और जो होगा वो ग्लिसरॉल से हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला होगा, उसमें 3 नहीं होगा, उसमें 1 OH ग्रुप होगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ये ध्यान रखना है। ये कंप्लीट, इससे आपका बेसिक ठीक हो गया। ठीक है, अब बताता हूं वैक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी। दे फॉर्म वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग, कोटिंग करते हैं, ये परत बनाते हैं वाटर इनसॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग बनाते हैं हमारे स्किन पे, हेयर पे। आप जानते हो स्किन और हेयर पे वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग बनाते हैं। एनिमल्स में देख लो, स्किन होते हैं, होता है, हेयर होता है, उस पे वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग बनाते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, वैसा परत बनाते हैं। ठीक है, और स्टेम्स होते हैं, स्टेम तना वगैरह पौधों में आपने देखा होगा, लीव्स होते हैं, पत्ते वगैरह होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, प्लांट्स में फ्रूट है, लीव्स है, तना है, उसमें भी ये कोटिंग करा बनाते हैं, उसमें भी एक परत बनाते हैं। ठीक है, जो कि वाटर इनसॉल्युबल होगा, वैक्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना एग्जाम्पल इसमें बीज वैक्स मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, बीज वैक्स हो गया, उसके बाद सिरुमेन हो गया। लिख दूं क्या? लिख देता हूं। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। बेसिक मैंने थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, उसमें बढ़ा दिया, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया। अब आगे जल्दी चलेंगे कंजुगेटेड पे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें सुन लो आप। वैसे वैक्स का और भी रोल है, थोड़ा सा मैं सुना ही देता हूं, बता देता हूं आपको। ठीक है ना, ताकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट ही रहे अच्छे से। तो ये तो समझ में आ गया, कोटिंग बना रहा है आपको, वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग बना रहा है। एग्जाम्पल मैंने बताया था, एग्जाम्पल बीज वैक्स मैंने बताया था। बीज वैक्स कैसे बनता है आपको, सेरुमेन। ठीक है, ईयर वैक्स होता है, कान में जो खोट होती है ना, ईयर वैक्स है ना, कान में, वो हो गया ईयर वैक्स। इसका भी यूज होता है, मैं कान पर आऊंगा ना, कान वहां पे बताऊंगा। ठीक है, कि आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर क्या है, मेलियस इनकस स्टेप्स, हड्डियां कहां होती है, मिडिल ईयर में होता है। टिम्पैनम जो कार का पर्दा होता है, टिम्पैनम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है कान का पर्दा, वो कैसे वाइब्रेट करती है, थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको। ठीक है, जब समय आएगी, बट यहां पे आप समझ सकते हो ईयर वैक्स, कान का जो वैक्स होते हैं, सेरुमेन। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि एक वेल होती है, एक मछली होती है, वेल मछली, स्पर्म वेल के नाम से जानी जाती है, उसमें स्पर्मा एसिटाई। ठीक है, स्पर्म वेल में, स्पर्म वेल, मछली नहीं है, वेल, वैसे आप जानते हो। ठीक है, तो स्पर्म वेल, मैमल्स वगैरह जानते हो ना, स्तनधारी वगैरह, तो आप जानते हो कि डॉल्फिन भी एक मैमल है, वेल भी एक मैमल है, शार्क एक मछली है। ठीक है, बाकी मैं पढ़ाऊंगा जब किंगडम तो आपको क्लियर कर दूंगा अच्छे तरीके से, बाकी आपको इतना तो ध्यान होगा ही। तो स्पर्मा एसिटाई जो है स्पर्म वेल में मिलता है, ये एक तरीके से तेल होती है, एक तरीके से तेल, जो कि एक वैक्स की तरह ही काम करती है। ठीक है, मैंने बताया भी था कि इसको पहले कैसा माना जाता था कि स्पर्म के जो होता है ना, उसके हेड रीजन से ये निकल रहा है, ऐसा माना जाता है कि उसका स्पर्म होगा, स्पर्म वेल के हेड रीजन से निकलता है, और पहले ऐसा माना जाता था कि उसका स्पर्म है, उसका शुक्राणु है, ऐसा पहले माना जाता था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्पर्म वेल के बारे में, स्पर्म वेल के हेड रीजन से ये तेल निकलता है, स्पर्म वेल के हेड रीजन से ये तेल निकलता है, ये वहां पे पाया जाता है, और पहले माना जाता था कि शायद ये उसका स्पर्म वगैरह होगा, ऐसा पहले माना जाता था। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद एक होता है लीव्स में, इन लीव्स, पत्तों पे। ठीक है, कार्नोवा इन लिप्स है ना, कार्नोवा इन लिप्स है ना, सीबम इन मैमेलिया स्किन, सीबम तेल जानते हो, तेल, सीबम निकलता है ना स्किन में, सीबम जो तेल बोलते हैं, सीबीसियस ग्लैंड होते हैं ना, वहां से निकलता है। सीबम इन मैमलियन स्किन, स्तनधारी के जो स्किन होते हैं, स्तनधारी जो भी जानवर है, मैमलियन स्किन, सीबम निकलता है ना, तेल, स्किन में तेल निकलता है ना, वो भी एक तरीके से वैक्स ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं हम लोग। वैक्स के बारे में आप इतना ध्यान रख सकते हो कि मोम उपस्थित होने पर, ध्यान से सुनना, मोम उपस्थित अगर है, स्किन पे हो, बालों पे हो, या पौधों पे हो, पत्तों पे हो, स्टेम पे हो, तना पे हो, फ्रूट पे हो, कहीं भी एक परत है अगर मोम की, तो मोम उपस्थित होने पर वायुमंडलीय, एटमॉस्फेरिक आक्सीय कारक जो होते हैं, वायुमंडलीय आक्सीकरण, ऐसा समझो कि मोम उपस्थित होने पर वायुमंडलीय आक्सीकरण के प्रतिरोधक पदार्थ की तरह, प्रतिरोधक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं, और तथा रक्षक आवरण बनाते हैं, एक कोटिंग बनाती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिरोधक है किसका, वायुमंडलीय आक्सीकरण का, वायुमंडलीय आक्सीकरण जो
ऑक्सीडाइज ना कर दे किसी चीज को, तो वो एक कोटिंग बनाए हुए हैं, ऑक्सीडाइज होने से उसको रोक रहे हैं, अगेंस्ट है, वो प्रतिरोधक है। ये वैक्स आपको ध्यान रखना है। ये जंतुओं के जननांग जो होते हैं ना, जननांग है ना, आप जानते हो जननांग वगैरह, गोनैड्स वगैरह आप जानते होंगे, ठीक है, टेस्टिस, ओवरी, इन चीजों से रिलेटेड। तो जननांग जो होते हैं और श्वेत ग्रंथियां जो होती है उसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और ये बाकी बालों में, स्किन में एक परत के रूप में होते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जिसमें जल का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग बना रहे हैं, तो जल का प्रभाव नहीं पड़ेगा जहां भी कोटिंग इनकी होगी वैक्स की, ठीक है। ये पौधे एवं फलों के ऊपर भी सुरक्षात्मक परत बनाते हैं। पौधा हुआ, पौधा में स्टेम हुआ, पत्ता हुआ, देखो पत्ते पे मैंने बताया कार्नोबा, ठीक है। तो पत्ता हुआ, लीव्स हुआ, स्टेम हुआ, तना हुआ, फ्रूट हुआ, फल हुआ, उनके ऊपर भी कोटिंग इनकी बनी होती है, तो सुरक्षा का काम करते हैं ये, ठीक है, सुरक्षात्मक परत बनाते हैं, ठीक है। और ये लंबी श्रृंखला वाले, ध्यान रखना, लॉन्ग चेन वैक्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का नहीं है, ये वैक्स फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से हायर अल्कोहल का बना हुआ है, ठीक है। इसमें एक OH ग्रुप होगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। तो इसको ध्यान, थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर रहा हूं कि ये लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त एवं असंतृप्त, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वसीय अम्लों के क्या होते हैं, ये एक तरीके से एस्टर होते हैं, और साथ में उसमें मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। मोनोहाइड्रोक्सी मतलब, मोनो मतलब क्या है, एक, हाइड्रोक्सी मतलब क्या है, OH ग्रुप, तो एक OH ग्रुप वाला अल्कोहल होगा इसके अंदर, वैक्स के अंदर। तो सुनना ध्यान से, ये लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त एवं असंतृप्त वसीय अम्ल एवं लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के एस्टर होते हैं। कैसा अल्कोहल है, मोनोहाइड्रोक्सी, मोनो मतलब एक, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, एक OH ग्रुप वाला अल्कोहल, और लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त एवं असंतृप्त फैटी एसिड्स, वसीय अम्ल एवं मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के एस्टर हैं। तो वही फैटी एसिड और अल्कोहल, वही मैं बता रहा हूं। अंतर ये बताया कि फैटी एसिड इसके अंदर में सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड भी हो सकती है, संतृप्त एवं असंतृप्त हो सकती है, जो मैंने दोनों बताया था आपको लास्ट क्लास में, ठीक है। और अल्कोहल यहाँ पे एक OH ग्रुप वाला होगा, ग्लिसरॉल से हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला होगा, ठीक है, यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे जो ग्लिसराइड में जो अल्कोहल होता है वो ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। ये हो गया वैक्स के बारे में। अब आगे चलते हैं। इसमें मैंने वैक्स में आपको बताया था कि म्यूरिसिल पामिटेट, बीज वैक्स को क्या बोलते हैं, म्यूरिसिल पामिटेट बोलते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि क्यों बोलते हैं बीज वैक्स को, ये ध्यान रखना, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बीज वैक्स के बारे में। मधुमक्खी, अब आगे चलते हैं, ठीक है। इतना मैंने आपको थोड़ा सा, कभी ये फंसा सकता है कि वैक्स में कितने अल्कोहल होते हैं, मतलब उस अल्कोहल में OH ग्रुप कितना होगा, एक। कौन सा अल्कोहल होगा, ग्लिसरॉल होगा, नहीं, उससे हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला होगा, ऐसे फंसा सकते हैं। मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल बोल देंगे, मोनो मतलब एक, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप अल्कोहल, एक OH ग्रुप वाला अल्कोहल, ठीक है। और अल्कोहल मैं जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा वहां पे, ठीक है ना, वहां पे आपको एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल्स, डिफरेंट अल्कोहल्स के बारे में सब पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, केमिस्ट्री में। यहाँ बायोलॉजी की जो लिमिट है हमारे पास, यहाँ जितनी लिमिट हो सकती है बायोलॉजी में बात करने की, एक लिमिटेशन यहाँ पे, उतना ही मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। केमिस्ट्री में ज्यादा एंट्री नहीं करना अपने को, ठीक है। यहाँ पे जब केमिस्ट्री आएगी तो बात करेंगे। कंपाउंड लिपिड, ठीक है, इसी को कंजुगेटेड और कॉम्प्लेक्स लिपिड बोलते हैं। यौगिक वसा, ये ध्यान रखना है। अब इसमें एग्जांपल देखो, इसमें मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि कौन कौन आते हैं। फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, स्फिंगोलिपिड है, स्फिंगोलिपिड, कभी कभी स्फिंगोलिपिड को फॉस्फोलिपिड के अंदर ही डाल दिया जाता है। तो मैंने दो बार आपको क्लासिफिकेशन करके दिया है, किसी में मैंने फॉस्फोलिपिड स्फिंगोलिपिड अलग अलग लिखा है, आपको किसी में मैंने लिखा होगा कि स्फिंगोलिपिड फॉस्फोलिपिड के अंदर ही आ जाता है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्लासिफिकेशन आप ध्यान रखना, जो मैंने किया है 3 तरीके से मैंने करके दिखाया, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन मैंने किया है क्लासिफिकेशन में, आपको ध्यान होगा तीनों में, आज भी करूंगा, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि है कहीं अंदर रख लेते हैं फॉस्फोलिपिड के अंदर स्फिंगोलिपिड को, कहीं बाहर रख देते हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। दूसरा SPHING स्फिंगोलिपिड, तीसरा ग्लाइकोलिपिड, चौथा लिपोप्रोटीन, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है, कंपाउंड, यौगिक है ना, यौगिक लिपिड तो है, फैटी एसिड होगा, ग्लिसरॉल होगा, प्लस में अदर पार्ट होगा, काम खत्म, प्लस में अदर पार्ट होगा, बस यही। तो फैटी एसिड
होगा, ग्लिसरॉल होगा, प्लस में कुछ और हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, फास्फोलिपिड, ग्लाइको है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन अगर हो गया लिपिड के साथ तो लाइपोप्रोटीन हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्फिंगोलिपिड में बता दूंगा, और गैंग्लियोसाइड वगैरह भी बोल देते हैं, गैंग्लियोसाइड, लेकिन गैंग्लियोसाइड कभी कभी हम लोग इनमें भी इंक्लूड कर लेते हैं किसी एक में, और गैंग्लियोसाइड अलग से भी पढ़ सकते हो। तो गैंग्लियोसाइड लिख दो, मैंने अगर लिखा होगा लास्ट क्लास में, ठीक है। इतने मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना कि हर बुक्स में कुछ कुछ वेरिएशन है लिपिड के क्लासिफिकेशन में। एग्जांपल कभी इसमें डाल देते हैं, कभी अलग से लिख देते हैं, ऐसा वेरिएशन है, इसलिए मैं गैंग्लियोसाइड, हर तरीके के क्लासिफिकेशन आपको वेरिएशन थोड़ा बहुत मैंने दिखाया है गैंग्लियोसाइड। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए एग्जांपल के फॉर्म में आपको बताऊं फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोलिपिड के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड में पहला एग्जांपल आएगा लेसिथिन। सिर्फ एग्जांपल के फॉर्म में पढ़ा दे रहा हूं आपको, ये डिटेल में आप समझ सकते हो कि डिटेल इन द सेंस कि आप नॉर्मल समझ सकते हो कि लिपिड के साथ फास्फोरस जुड़ा हुआ है, तो कुछ अदर पार्ट है लिपिड के साथ, इसीलिए उसको कंपाउंड लिपिड बोले हैं, लेसिथिन, ठीक है। लेसिथिन ये पहला एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड का, ठीक है, पहला एग्जांपल लेसिथिन। इसी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन के नाम से भी जानते हैं। लिख देता हूं, बस ध्यान रखना, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ठीक है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉस्फेटिडाइल कोलिन के नाम से भी जानते हैं इसको। और ये कहां प्रेजेंट होता है, ये कहां मिलेगा आपको, ये ऐसा फॉस्फोलिपिड है जो आपको मिलेगा सेल मेम्ब्रेन पे मिल जाएगा, सेल कोशिका झिल्ली में मिल जाएगी। एग का योग होता है, एग का जो योग होता है, एग योग है ना, वहां पे मिल जाएगा, पीला वाला भाग एग योग होता है। जो ऑयल के सीड्स होते हैं, है ना, सीड्स, ऐसे बीज जिसमें तेल निकालते हो आप, ऑयल सीड, सनफ्लावर ऑयल है, बीज से निकालते हो, मस्टर्ड ऑयल है, तो नॉर्मली जो तेल वाले सीड्स होते हैं ना वहां पे मिल जाएंगे, ऑयल सीड्स वगैरह वहां पे मिल जाएंगे, ब्लड वगैरह में मिल जाता है, रक्त में भी मिल जाएगा। ये लेसिथिन आपको ध्यान रखना है इतना। अब आते हैं सिफेलिन, मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था, इतना तो मैंने बता दिया था। अब जानते हो मैं जब लास्ट क्लास में, लास्ट में मैं जल्दी जल्दी में कंप्लीट करता हूं, फिर इसको मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एलैबोरेट करके बताता हूं, ठीक है ना। सिफेलिन, सिफेलिन, ठीक है, दूसरा एग्जांपल फॉस्फोलिपिड का। सिफेलिन को हम लोग फॉस्फेटिडाइल, फॉस्फेटिडाइल यहां तक तो ठीक है, इथेनोलामीन, इथेनोलामीन बोलते हैं, इथेनोलामीन के नाम से भी जानते हैं। तो फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसको इस नाम से भी जानते हैं सिफेलिन को। ये कहां है, देखो नर्वस टिश्यू होते हैं, तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते हैं, नर्वस टिश्यू वहां मिल जाएगा। प्लेटलेट होती है ब्लड में, आप जानते हो, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, तो प्लेटलेट में भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये नर्वस टिश्यू में और प्लेटलेट में मिल जाएगा, ठीक है। प्लेटलेट आप जानते हो ब्लड में होता है। तीसरा लिख लोगे एग्जाम्पल, नॉर्मल चीजें हैं ये, तो सिंपल वर्ड है, नर्वस टिश्यू, तंत्रिकाएं, ऊतक जो होती है, कोशिकाएं वहां पर मिल जाएगी, और प्लेटलेट में मिल जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल डाईपाल्मिटॉइल लेसिथिन, तीसरा है डाईपाल्मिटॉइल लेसिथिन, ठीक है। क्या है, डाईपाल्मिटॉइल लेसिथिन, डाईपाल्मिटॉइल लेसिथिन ये है, और इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। लंग्स होती है हमारे अंदर, पढ़ाऊंगा लंग्स, चिंता नहीं करना है, आएगा, अभी जितना सुना रहा हूं वहां सुनना। देखो लंग्स में हमारे पास एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, बैलून नुमा एल्वियोलाई। उसमें एल्वियोलाई में क्या होता है कि दो प्रकार के सेल होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के सेल होते हैं, टाइप 1 सेल होती है, टाइप 2 सेल होती है। टाइप 1 सेल जो होती है वो गैस एक्सचेंज में रोल निभाती है। टाइप 1 सेल जो इसके अंदर है वो गैस एक्सचेंज कराएगी, आप जानते हो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता ही है। और टाइप 2 सेल जो है वो सरफेक्टेंट बनाती है, सरफेक्टेंट बनाती है। टाइप 2 सेल क्या बनाती है, सरफेक्टेंट। टाइप 2 सेल सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट क्या होता है, सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट क्या होता है, एक तरीके से ये सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव को मिनिमाइज करता है, इस एल्वियोलाई की पृष्ठ तनाव को मिनिमाइज करता है। इससे क्या होगा कि हमारी एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं करेगी अगर सरफेक्टेंट है। कौन बनाता है, ये बनाता है। लेकिन जो बच्चे नवजात शिशु जो होते हैं, जो बहुत पहले पैदा हो, 9 महीने नहीं 8 महीने पैदा हो गए, 7 साढ़े 7 महीने पैदा हो गया, तो देखते हो ना कि वो सांस नहीं ले पाते हैं, वो मर जाते हैं ना, उनकी डेथ हो जाती है, लंग्स काम नहीं कर पाते उनका। क्यों, क्योंकि ये बैग जो है ना फूल ही नहीं पाता है, कोलैप्स कर जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास सरफेक्टेंट बन ही नहीं पाती उनमें,
ठीक है। और जो जानते हो सर्फेक्टेंट्स डाइपाल्मिटॉइल लेसिथिन से बनती हैं और टाइप 1 सेल टाइप 2 सेल एल्वेलाई में होते हैं। टाइप 1 सेल तो गैस का एक्सचेंज कराएंगे, लेकिन ये एल्वेलाई फूली होगी तब तो। लेकिन इस फूलने के लिए टाइप 2 सेल जो है, जो कि सर्फेक्टेंट बनाएंगे, जो कि सरफेस टेंशन को कम करेगा यहाँ पे पृष्ठ तनाव के, जिसके कारण हमारी जो एल्वेलाई है वो कोलैप्स नहीं करेगी। ये एल्वेलाई कोलैप्स नहीं करेगी, ये एल्वेलाई कोलैप्स नहीं करेगी, तो हमारा गैस एक्सचेंज हो पाएगा। तो यही नहीं हो पाता है उन बच्चों में जो 9 महीने से पहले बर्थ हो जाती है, उनकी जन्म हो जाती है। ये हमारा डेवलप नहीं हो पाता है इनके अंदर सर्फेक्टेंट, और सर्फेक्टेंट डेवलप नहीं होगा तो एल्वेलाई कोलैप्स कर जाती है। बस इतना ध्यान रखना। तो गैस एक्सचेंज कहां से होगा, जाहिर सी बात है, फुचुक गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसमें और भी है, मैं आपको बताऊं, इसमें और भी है। फॉस्फेटिडाइल सेरीन इसके एग्जांपल है। चौथा एग्जांपल डाल सकते हो फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फेटिडाइल सेरीन डाल सकते हो, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल डाल सकते हो। इसमें बहुत सारे एग्जांपल है ना। और भी इसमें डाल दिया जाता है इसके अंदर, जैसे स्फिंगोमाइलिन डाल दिया जाता है। जैसे स्फिंगोलिपिड मैंने लिखा है ना, तो कभी कभी स्फिंगोलिपिड का एग्जांपल जैसे स्फिंगोमाइलिन होता है, वो भी फॉस्फोलिपिड में डाल दिया जाता है। मैंने बताया ना, कभी कभी ये भी इसके अंदर घुसा दिया जाता है, या कभी कभी अलग से भी पढ़ लेते हैं। तो इसके अंदर चौथा एग्जांपल फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, इसी के अंदर छठा एग्जांपल स्फिंगोमाइलिन, और सातवां प्लाज्मेलोजेन। प्लाज्मेलोजेन ये लिख लो, थोड़ा बहुत मैं लिख देता हूं, प्लाज्मेलोजेन। और पांचवा स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन इसलिए बता रहा हूं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, इसलिए बता दे रहा हूं थोड़ा सा। स्फिंगोमाइलिन और भी है, क्या कहते हैं, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, और एक हो जाएगा फॉस्फेटिडाइल सेरीन। ठीक है, वो भी हो सकता है। तो आप इतना ध्यान रखना। स्फिंगोमाइलिन क्या है? स्फिंगोमाइलिन हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका कोशिका है। तो न्यूरॉन्स दो प्रकार का होते हैं, ध्यान से सुनना, पढ़ाऊंगा न्यूरॉन्स में, लेकिन अभी ध्यान से सुनना। न्यूरॉन्स दो प्रकार के होते हैं, एक मेडुलेटेड होते हैं, एक नॉन मेडुलेटेड होते हैं। जो मेडुलेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स के ऊपर एक सीट होती है, कवरिंग होती है। किसकी? माइलिन की सीट होती है। माइलिन की सीट होती है, वो यहीं से बनती है। तो माइलिन की सीट होती है उसका ऊपर, मेडुलेटेड न्यूरॉन्स में। और एक नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। लेकिन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स में, जिसमें माइलिन की कवच होती है, उसमें जो नर्व इंपल्स होते हैं, जो इंपल्स होती है, वो बिजली की रफ्तार से, मान लो बिजली की रफ्तार से मूव करती है, क्योंकि माइलिन सीट है, कवच है। लेकिन जिसमें नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें माइलिन सीट नहीं है, उनमें इंपल्स थोड़ी स्लो होती है, नर्व इंपल्स होती है ना, थोड़ी स्लो होती है। ठीक है, तो ये माइलिन सीट वहां बनाते हैं न्यूरॉन्स के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस। चलो, ये हो गया आपको फॉस्फोलिपिड। अब चले आगे। ये देख रहे हो ना, एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाते जा रहा हूं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्फिंगोलिपिड में फिर से सुन लो थोड़ा सा। स्फिंगोलिपिड मैंने बताया है, इसमें स्फिंगोमाइलिन आ जाएगा। मैंने लिखा ना स्फिंगोमाइलिन फॉस्फोलिपिड के अंदर, है ना। तो कभी कभी अलग से भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी इसके अंदर घुसा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि फॉस्फोलिपिड स्फिंगोलिपिड में क्या अंतर है, आपको सुनना ध्यान से। स्फिंगोलिपिड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, ये भी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, कोशिका झिल्ली में। एंड कंपेरेबल टू फॉस्फोलिपिड, क्योंकि ये बहुत कंपेरेबल है, आसपास में है, इसीलिए कभी कभी इसको इसी का अंदर डाल के पढ़ लेते हैं, तो कभी कभी अलग से भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि फॉस्फोलिपिड से बड़ा कंपेरेबल है, इसकी तुलना कर सकते हो, बड़ा नजदीकी है, इसलिए इसके अंदर भी इसको एग्जाम्पल के रूप में पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना, स्फिंगोमाइलिन पढ़ सकते हैं फॉस्फोलिपिड, नहीं तो अलग से भी पढ़ सकते हो। तो मैंने अलग भी लिख दिया है, सुन लो फिर से। तो स्फिंगोमाइलिन अगर रखना होगा पर्टिकुलरली, तो आप इसके अंदर रखोगे स्फिंगोलिपिड। लेकिन बोलोगे कि नॉर्मल बता दो ना कहां आता है, तो भैया दोनों तो एक दूसरे का कंपेरेबल है ही, तो फॉस्फोलिपिड में भी पढ़ सकते हो स्फिंगोमाइलिन को। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था माइलिन सीट का। तो दे आर आल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। ध्यान से रखना, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली इंपॉर्टेंट है। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एंड आर कंपेरेबल टू फॉस्फोलिपिड। एंड कंपेरेबल है ये किससे? फॉस्फोलिपिड से। तो बड़ा नजदीकी है ये लोग। फॉस्फो क्यों कंपेरेबल है, देख लो, थोड़ा सा बता देता हूं। फॉस्फोलिपिड क्यों है कंपेरेबल बोल रहा हूं? क्योंकि एक्सेप्ट द स्फिंगोसिन, यहां पे ध्यान से सुनना, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एंड आर कंपेरेबल टू फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड एक्सेप्ट दैट, सुनना, एक्सेप्ट दैट, अगर समझ पाओ तो सुन लेना, स्फिंगोसिन, एक्सेप्ट दैट स्फिंगोसिन इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल। स्फिंगोसिन इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल। थोड़ा सा मैं गया अंदर, घुस गया ना केमिस्ट्री में। एक्सेप्ट दैट, यहां लिख लो दैट।
ठीक है। तो ये क्या मैंने बताया, स्फिंगोलिपिड जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एंड कंपेरेबल टू फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड से कंपेरेबल है, आसपास में है। क्यों? क्योंकि इसलिए है क्योंकि एक चीज में अंतर है, एक्सेप्ट दैट स्फिंगोसिन, ये एक स्फिंगोसिन है जो रहता है, प्रेजेंट होता है ग्लिसरॉल के बजाय, एक ग्लिसरॉल के बजाय यहाँ पे स्फिंगोसिन आ जाता है, इसलिए उसको स्फिंगोलिपिड बोल देते हो। फॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल होगा, लेकिन यहाँ ग्लिसरॉल के बजाय क्या आ जाएगा, स्फिंगोसिन आ जाएगा। इसलिए मैंने बोला एक्सेप्ट दैट स्फिंगोसिन इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के बजाय यहाँ पे स्फिंगोसिन आ जाते हैं स्फिंगोलिपिड में, इसलिए स्फिंगोलिपिड बोला गया। लेकिन बस अंतर यही है ग्लिसरॉल के बजाय, बाकी तो ये बड़ा नजदीकी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो दे आर आल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एंड आर कंपेरेबल टू फॉस्फोलिपिड एक्सेप्ट दैट स्फिंगोसिन इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है, ये ध्यान रखना। ग्लिसरॉल के स्थान पर स्फिंगोसिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यही तो डिफरेंस है बस, बाकी तो ये नजदीकी है, कंपेरेबल है, ठीक है। जैसे स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिन मैंने बताया ना अभी, स्फिंगोलिपिड के अंदर आते हैं, लेकिन स्फिंगोलिपिड कोई नहीं दिया, बोला कि फॉस्फोलिपिड में आ सकता है, हाँ आ सकता है, बड़ा नजदीकी है, मैंने पहले बता दिया, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। स्फिंगोमाइलिन्स आर स्फिंगोलिपिड विद एडिशनल फॉस्फेट अटैच्ड टू कोलिन, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, कोलिन मैंने बताया था ना, तो ये इसमें केमिस्ट्री वाली है कि स्फिंगोमाइलिन्स जो होते हैं, जो मैंने बताया था, स्फिंगोमाइलिन्स स्फिंगोलिपिड ही होते हैं विद एडिशनल फॉस्फेट, कुछ एडिशनल फॉस्फेट स्फिंगोमाइलिन में अटैच हो जाते हैं विद कोलिन, कोलिन के साथ, जो मैंने बताया था ना कोलिन, तो इस कोलिन के साथ कुछ एडिशनल फॉस्फेट अटैच हो जाते हैं, उसी को हम लोग स्फिंगोलिपिड बोलते हैं, स्फिंगोमाइलिन बोलते हैं। तो स्फिंगोमाइलिन्स आर स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोलिपिड ही होते हैं विद एडिशनल फॉस्फेट, कुछ एडिशनल फॉस्फेट जो होती है वो अटैच हो जाते हैं कोलिन के साथ, तो उसको स्फिंगोमाइलिन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, रख सकते हो तो रख लेना, इंपॉर्टेंट है, माइलिन शीथ बनाती है इसलिए मैंने बता दिया न्यूरॉन्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया, लिख दूं क्या, ठीक है, स्फिंगो माइलिन क्या है, स्फिंगोमाइलिन जो मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले फॉस्फोलिपिड के एग्जांपल में, वो इसमें ही पढ़ सकते हो, मेन इसी के अंदर आएगा, स्फिंगोलिपिड के अंदर आता है वो, ठीक है ना। स्फिंगोमाइलिन्स आर स्फिंगोलिपिड्स, एक तरीके से स्फिंगोलिपिड्स है, और अंतर ये है यहाँ पे कि एडिशनल फॉस्फेट इज अटैच्ड विद कोलिन, यहाँ पे एडिशनल फॉस्फेट अटैच होता है, एडिशनल फॉस्फेट इज अटैच, किससे अटैच होगा यहाँ पे, अटैच टू कोलिन, कोलिन से, है ना, एडिशनल फॉस्फेट इज अटैच टू कोलिन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने लेसिथिन को बताया ना, लेसिथिन को फॉस्फेटिडाइल कोलिन बोलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे कोलिन से अटैच हो जाता है एडिशनल फॉस्फेट, ठीक है, वो है स्फिंगोमाइलिन। अब आगे चलते हैं हम लोग, ये माइलिन शीथ बनाता है नर्व्स का, ये आपको ध्यान रखना है। अब सेरेब्रोसाइट्स का आपने नाम सुना होगा, सेरेब्रोसाइट्स, ये भी सुन लो, सेरेब्रोसाइट्स, ये सेरेब्रोसाइट्स क्या है, ये भी एक तरीके स्फिंगोलिपिड है, ये तो हो गया पहला एग्जांपल स्फिंगोमाइलिन, दूसरा स्फिंगोमाइलिन इसमें भी रख सकते हो, फॉस्फोलिपिड भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल सेरेब्रोसाइट, सेरेब्रोसाइट्स में क्या होता है, गैलेक्टोसुगर होती है, गैलेक्टोसुगर होती है नर्व मेम्ब्रेन पे, नर्व की मेम्ब्रेन जो होती है ना, उनमें भी तो नर्व, अगर नर्व सेल है तो उसकी भी तो मेम्ब्रेन होगी ना, झिल्ली, तो सेरेब्रोसाइट्स पोजेस गैलेक्टोज एज सुगर रेसिड्यू एंड अकर इन नर्व मेम्ब्रेन, तो इसके अंदर गैलेक्टोज सुगर रेसिड्यू होती है, एक सुगर, ब्रेन सुगर गैलेक्टोज मैंने बताया था ना, तो यहाँ पे ब्रेन सुगर गैलेक्टोज होती है एज ए सुगर रेसिड्यू के फॉर्म में, और यहाँ पे ये नर्व मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, नर्व मेम्ब्रेन, नर्व की झिल्ली है ना, तंत्रिक कोशिकाएं, जो तंत्रिका कोशिका होती हैं उनकी झिल्ली होगी ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनकी झिल्ली पे प्रेजेंट होता है ये सेरेब्रोसाइट, आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। तो सेरेब्रोसाइट जो मस्तिष्क में प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, वो भी नर्व की झिल्ली में, ठीक है, नर्व मेम्ब्रेन में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, सेरेब्रोसाइट्स हो गया दो एग्जांपल, तीसरा आप देखेंगे ग्लाइकोलिपिड्स, तीसरा है ग्लाइकोलिपिड, दो मैंने एग्जांपल बता दिया स्फिंगोलिपिड में, आगे चलते हैं। ये नर्व मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है सेरेब्रोसाइट्स, यानी ब्रेन में बोल सकते हो, तंत्रिका कोशिका की झिल्ली में नर्व मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब ग्लाइकोलिपिड्स की बात करते हैं, दे आर, ग्लाइकोलिपिड्स भी क्या बताओगे, दे आर सिमिलर टू स्फिंगोलिपिड, ये भी देखो ना आसपास में, ये भी पास में कंपेरेबल है, ग्लाइकोलिपिड भी सिमिलर होते हैं बहुत ही स्फिंगोलिपिड के आसपास में है सारे ये, तो दे आर सिमिलर टू स्फिंगोलिपिड्स एक्सेप्ट, कुछ अंतर यहां पे रहती है, बस इतना समझ सकते हो, लेकिन आसपास में है, अंतर नहीं समझना आपको डिटेलिंग में, मैंने एक का तो बताया आपको कि फॉस्फेट इज अटैच्ड टू कोलिन, इनमें याद है, किसमें,
स्फिंगोमाइलिन मैंने बताया था, और स्फिंगोलिपिड का एक एग्जांपल स्फिंगोमाइलिन में आपने देखा कि फॉस्फेट अटैच होता है कोलिन से, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आसपास में ही है, ये भी ग्लाइकोलिपिड स्फिंगोलिपिड से ही आसपास में है, ठीक है, सिमिलर है एक तरीके से, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो ये कहां मिलेगा ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड को समझना है तो ग्लाइकोलिपिड को अगर देखना है तो गैंग्लियोसाइट्स का आपने नाम सुना होगा, गैंग्लियोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट्स जो है नर्व गैंग्लियोन में पाया जाता है। एग्जाम्पल पहला बता दूं, गैंग्लियोसाइट्स, gangliosides on in nerve ganglion, nerve ganglion, नर्व सेल, तो नर्व सेल में ये आपको मिल जाएगा गैंग्लियोसाइट्स, ठीक है। गैंग्लियोसाइट्स जो है वो नर्व गैंग्लियोन में मिलेगा, नर्व गैंग्लियोन में, गैंग्लियोन मतलब गुच्छाएं जो होती है एक तरीके से ब्रेन में, तो गैंग्लियोन, नर्व गैंग्लियोन में गैंग्लियोसाइट्स मिलते हैं, ठीक है। ये नर्व ब्रेन से ही रिलेटेड है, नर्व, ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और गैंग्लियोसाइट्स में भी कोई शुगर होता है, ठीक है, तो यहां पे शुगर रेसिड्यूज ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, सियालिक एसिड होता है। यहां पे कोई शुगर पूछेगा कि शुगर रेसिड्यू क्या है, तो ग्लूकोज है, ठीक है, सियालिक एसिड है, ठीक है। ये ध्यान रखना क्या है शुगर, ये पूछ सकते हैं। तो गैंग्लियोसाइट्स पजेस शुगर रेसिड्यू, शुगर रेसिड्यू के फॉर्म में क्या है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और सियालिक एसिड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, यहां पे गैलेक्टोज भी है और सियालिक एसिड, ठीक है। ये ध्यान रखना शुगर रेसिड्यू के फॉर्म में यहां पे रहते हैं, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंस करते हैं आयन ट्रांसपोर्ट को, ये इन्फ्लुएंस करते हैं आयन ट्रांसपोर्ट को। ये आयन के ट्रांसपोर्ट जो होते हैं ना, आयंस वगैरह होते हैं ना, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये आयंस के ट्रांसपोर्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, दे इन्फ्लुएंस, ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं एक तरीके से ये आयंस के ट्रांसपोर्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और इनकी अगर एक्यूमुलेशन, गैंग्लियोसाइट्स की एक्यूमुलेशन अगर ज्यादा हो गई, अगर एक्यूमुलेशन ये ज्यादा होगी गैंग्लियोसाइट्स की, तो ये एक डिजीज करता है टे सेक्स डिजीज। अगर इनकी एक्यूमुलेशन ये ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया तो ये आपको एक डिजीज कर देगा, तो देयर एक्यूमुलेशन कॉजेस टे सेक्स डिजीज, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसफंक्शन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होता है, उसका डिसफंक्शन हो जाता है ये, तो टे सेक्स डिजीज हो जाती है, ठीक है। और ये नॉर्मल कॉमन इन ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप जो होती है वहां पे ज्यादा कॉमन है, ठीक है। और ज्यूइश पीपुल जो थे, ज्यूइश पीपुल उनमें ज्यादा वहां हुआ करता था, ठीक है। तो ये ज्यूइश ओरिजिन का है ये टे सेक्स डिजीज, और नॉर्मली ईस्टर्न यूरोप के लोगों में ये हुआ करता था, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपको ध्यान रखना है, टे सेक्स डिजीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसफंक्शन है, बस इतना ध्यान रखना डिजीज के फॉर्म में, ये अगर ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया गैंग्लियोसाइट, ठीक है, जो कि ग्लाइकोलिपिड का एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, लाइपोप्रोटीन की बात करते हैं, ठीक है। गैंग्लियोसाइट्स नर्व गैंग्लियोन में मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आपको पता है लाइपोप्रोटीन, या क्या लाइपोप्रोटीन, ठीक है ना, लाइपोप्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन में बात करें, यहाँ पे प्रोटीन है और लिपिड है, तो लिपिड के अलावा कौन सा अदर पार्ट है, यहाँ पे प्रोटीन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दे आर प्रेजेंट इन ब्लड, ये ब्लड में मिल जाएगा आपको, ब्लड में है, मिल्क में भी है, दूध में भी है, खून रक्त में है, ब्लड में है, मिल्क में है, ठीक है। और एक योक में है, एक योक में है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL मैंने बताया था एक बार, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। और आपको लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये आपको ध्यान रखना है। काइलोमाइक्रॉन्स, काइलो, ये आपको ध्यान रखना है, जब लिपिड का डाइजेशन होता है ना तो वहां पे काइलोमाइक्रॉन्स वगैरह बनती है, उसी का ये काइलो एग्जांपल है, काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, कहां मिलेगा, ब्लड में, मिल्क में, एग योक में। एग्जांपल क्या हो जाएगा, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी वाली है, फ्री फैटी एसिड है यहाँ पे, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, और काइलोमाइक्रॉन्स, ये एग्जांपल होगा लाइपोप्रोटीन के, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें डिटेलिंग में आपको उतना नहीं जाना है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिटेलिंग में नहीं जाता है। ये कोशिका झिल्ली का एक प्रधान घटक है, आप जानते हो लाइपोप्रोटीन कोशिका झिल्ली में, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है बहुत ज्यादा लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली का ये प्रधान घटक है एक तरीके से, ठीक है। और इसकी संरचना कोशिका झिल्ली की क्या करती है, कोशिका झिल्ली में क्या आ जाती है, परमेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो सक्रिय पारंगम्यता, जो परमेबिलिटी है वो इसी के कारण आती है, लाइपोप्रोटीन के कारण ही आती है सेल मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन पे जो परमेबिलिटी है ना वो लाइपोप्रोटीन के कारण ही आती है, ठीक है। तो लाइपोप्रोटीन का जो है ना एक तरीके से कोशिका झिल्ली का प्रधान घटक है, मेन पार्ट है, मेन कंपोनेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग कहां पे, अब आगे हम लोग को पढ़ना है
निकलते हैं हम लोग कहां, अब गैंग्लियोसाइट्स मैंने बता दिया, गैंग्लियोसाइट्स मैंने कल बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। वैसे नाना, अब बता ही दूं क्या, नाना वगैरह इससे रिलेटेड है। नाना एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड है, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड है, फैटी एसिड है, और ग्लूकोज भी जुड़ा होता है इसके अंदर गैंग्लियोसाइड में, गैंग्लियोसाइड, ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया भी था, ठीक है। गैंग्लियोसाइड मैंने बताया था ना, तो वो आपको ध्यान रखना है कि गैंग्लियोसाइड जो मैंने आपको बताया हुई, वो गैंग्लियोसाइड किस चीज से बना हुआ है, जो मैंने अलग से लिख के बैठा हुआ हूं यहाँ पे, एक गैंग्लियोसाइड जो मैंने एग्जांपल में बताया आपको यहाँ पे, वो गैंग्लियोसाइड बना किस चीज से है, एक्चुअली गैंग्लियोसाइड किसी से बना है, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था ना गैंग्लियोसाइड का, ग्लाइकोलिपिड में एग्जांपल बताया ना गैंग्लियोसाइड का, तो मैंने अलग से भी लिख के रखा है क्योंकि ये भी आसपास में ही है, तो अलग से भी पढ़ सकते हो या तो ग्लाइकोलिपिड के एग्जांपल में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गैंग्लियोसाइड जो मैंने ग्लाइकोलिपिड में बताया, और जो कि गैंग्लियोसाइड एक तरीके से आपने देखा कि ये बने हुए हैं, इनके अंदर ग्लूकोज, गैलेक्टोज और सियालिक एसिड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर पूरा बताऊं क्या इसके अंदर में होता है, तो नाना होता है, Na नाना हो गया, फैटी एसिड हो गया, और ग्लूकोज तो है, और मैंने और भी बताया था आपको गैलेक्टोज वगैरह, ठीक है, तो ग्लूकोज वगैरह भी यहाँ पे है, ठीक है। नाना क्या है, एन एसिटाइल, नाना है एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, न्यूरामिनिक एसिड, ठीक है, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज से मिलकर गैंग्लियोसाइड बना हुआ है, और इसके अंदर गैलेक्टोज भी है, सियालिक एसिड भी है, शुगर रेसिड्यू के फॉर्म में, मैंने बताया था ना गैंग्लियोसाइड में, ठीक है। तो ग्लाइकोलिपिड में मैंने जो पढ़ाया है गैंग्लियोसाइड को अलग से भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसके अंदर भी डाल के एग्जांपल में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया ना कि ये बहुत ऐसे हैं, आसपास में ये सारे हैं, ठीक है ना, बहुत इनकी स्ट्रक्चर मिलती जुलती है। अब आगे चलते हैं हम लोग इसमें, अब बचा हम लोग कौन सा, कंपाउंड लिपिड हो गया। कंपाउंड लिपिड के बाद अब हम लोग की बारी आती है डिराइव लिपिड पढ़ने की, डिराइव लिपिड पढ़ने की बारी आती है, और डिराइव लिपिड में डिराइव लिपिड्स की बात आती है, और डिराइव लिपिड में आपको पढ़ना है नॉर्मली स्टेरॉइड्स वगैरह पढ़ने हैं, स्टेरॉइड्स पढ़ेंगे, स्टेरॉइड के बाद हम लोग कोलेस्ट्रॉल की, स्ट्रॉल की बात करेंगे, स्ट्रॉल में कोलेस्ट्रॉल है, एर्गोस्ट्रॉल है, उसके बाद आपको एर्गोस्ट्रॉल के बाद फाइटोस्ट्रॉल है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रॉल की बात करेंगे, इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है डिराइव लिपिड में। तो आ जाए डिराइव लिपिड पढ़ते हैं। बाइल एसिड इसी के अंदर आते हैं, बाइल एसिड है ना, आपको पता होगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की इमल्सिफाई में बहुत काम आते हैं बाइल एसिड, है ना, इसी के अंदर आते हैं बाइल एसिड। तो आ जाइए पढ़ते हैं डिराइव लिपिड, चल ही नहीं रहा आज, व्युत्पन्न लिपिड, डिराइव लिपिड किससे बनते हैं, वही दोनों सिंपल और कंपाउंड लिपिड से ही ये मिलके बनते हैं, ठीक है। रिएक्शंस आपको नहीं जानना है, बट आपने ध्यान रखना है कि एग्जांपल कौन है, स्टेरॉइड्स, टर्पीन्स, ठीक है, स्टेरॉइड्स हो गया, टर्पीन्स हो गया, हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में इसको पढ़ते हैं, एक्चुअली इसको हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन लिपिड नहीं होते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन एक्चुअली जो होता है ना, उनकी सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग लिपिड के अंदर भी हाइड्रोकार्बन को पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर टर्पीन्स आते हैं, क्रोमोलिपिड्स भी बोलते हैं इसको, क्रोमोलिपिड्स, ठीक, क्रोमा में कलर होता है, ठीक है ना, पिगमेंट वगैरह, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी आ जाते हैं। एक्चुअली प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ये डेरिवेटिव होते हैं एराकिडोनिक एसिड का, मैंने एराकिडोनिक एसिड पढ़ाया था ना आपको, याद होगा, तो एराकिडोनिक एसिड का ही ये डेरिवेटिव्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो स्टेरॉइड और टर्पिन की बात करते हैं, तो देखो स्टेरॉइड और टर्पिन, स्टेरॉइड में भी मेन इसका स्टेरॉल्स, यहाँ पे स्टेरॉल्स डालो, स्टेरॉल के अंदर ये पढ़ते हैं हम लोग, स्टेरॉल, ठीक है ना, स्टेरॉल, स्टेरॉल्स, टर्पीन्स, और यहां पे आगे आपका ये, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी हो गया। बाइल एसिड मैंने बताया था आपको, बाइल एसिड भी डाल सकते हो यहां पे एग्जांपल, बाइल एसिड हो गया। एनाबॉलिक एस्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, बॉडी बिल्डिंग में यूज करते हैं, एनाबॉलिक एस्टेरॉइड यहां डाल लो, एनाबॉलिक, सारे इसके एस्टेरॉइड्स, ठीक है। एनाबॉलिक एस्टेरॉइड बॉडी बिल्डिंग में, एनाबॉलिज्म कुछ बिल्ड हो रहा है, एनाबॉलिक एस्टेरॉइड बॉडी बिल्डर यूज करते हैं। स्टेरॉल्स हो गया, टर्पीन्स हो गया, बाइल एसिड हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इसके एग्जांपल है, डेरिवेटिव है एराकिडोनिक एसिड का ये, ठीक है। तब आते हैं स्टेरॉल के बारे में, ठीक है। तो ये कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, स्टेरॉल्स पहले पढ़ेंगे, कंपोनेंट होता है किसका,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेन का, स्किन में है, एड्रिनल ग्लैंड में है, सब जगह उसका कंपोनेंट है। ब्रेन में है, स्किन में है, एड्रिनल ग्लैंड में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली की ये कंपोनेंट होता है। ठीक है, एनिमल फैट में बहुत पाएगा, एनिमल जंतु वसा में बहुत पाया जाएगा, एनिमल फैट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉल जो होते हैं एक तरीके से मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड्स होते हैं, इसके अंदर मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं और ये आपको लगभग लीवर में भी, यकृत में भी बन जाते हैं, संश्लेषण उनका हो जाता है, सिंथेसिस होता है। तो लीवर में सिंथेसाइज होते हैं, मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ब्रेन में भी पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एनिमल फैट में पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन आपको स्टेरॉइड्स है, ये एनिमल फैट में प्रेजेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेरॉल तो प्रेजेंट इन एनिमल फैट, मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड्स, मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड्स। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगी, ब्रेन में होगा, स्किन में होगा, एड्रिनल ग्लैंड में होगा, ये सारी जगह आपको मिल जाएगी और लीवर में भी बन जाता है, यकृत में भी ये बनता है स्टेरॉल। अब आगे चलते हैं, हम लोग स्टेरॉल की एग्जांपल पढ़ते हैं। पहला एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल। ठीक है, ये प्रिकर्सर है स्टेरॉइड्स का, प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन या स्टेरॉइड्स। प्रिकर्सर मतलब पापा जी हैं ये स्टेरॉइड्स, इन्हीं से बनेगा, कोलेस्ट्रॉल से ही बनेगा ये। ठीक है, तो प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन का प्रिकर्सर होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो स्टेरॉइड हार्मोन जो आप जानते हो, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये नहीं बनेंगे। मेल का टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन, ये सब नहीं बनने वाले अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से ही स्टेरॉइड के हार्मोन बनते हैं। ठीक है, तो प्रिकर्सर बोले जाते हैं। पेरेंट, कोलेस्ट्रॉल इज द पेरेंट ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, पेरेंट है, पिता है, उसी से बनना है, कोलेस्ट्रॉल से ही स्टेरॉइड का हार्मोन बनेंगे। ठीक है ना, हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, प्रोटीन वाले भी होते हैं, स्टेरॉइड वाले भी होते हैं। स्टेरॉइड वाले हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ठीक है, ये प्रिकर्सर मैंने बताया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कोलेस्ट्रॉल में नॉर्मल 17 रिंग होते हैं, 17 रिंग इसमें फेनेंथेरन रिंग बोला जाता है, 17 रिंग या स्टेरॉइड रिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर फेनेंथेरन रिंग होती है, आपको ध्यान रखना है। 17 कार्बन का रिंग होता है नॉर्मली, इसमें और भी बड़े बड़े चेन बनते हैं, बट 17 कार्बन का रिंग होता है। साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रो फेनेंथेरन रिंग के नाम से जाना जाता है, वो नाम आपको नहीं जानना है। 17 कार्बन का रिंग चेन होता है इसके अंदर, 17 कार्बन। ठीक है, नॉर्मली और भी इसमें साइड चेन जुड़ सकते हैं, 22, 23, 24, 25, 26 कार्बन तक भी हो सकता है उसमें, कोई उसी के आधार पे नाना अलग अलग प्रकार के स्टेरॉयडल हार्मोन बनते जाते हैं। अलग अलग चेन जुड़ेगा, अलग अलग स्टेरॉयडल हार्मोन बनते जाएंगे, लेकिन नॉर्मली 17 कार्बन के ही होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एग्जांपल का फॉर्म में 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ये दूसरा एग्जांपल स्टेरॉल का। 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में आप जानते हो अकर्स, ये स्किन में होता है प्रोविटामिन के फॉर्म में, ये स्किन में, त्वचा में प्रोविटामिन के फॉर्म में होता है। अकर्स इन स्किन एज प्रोविटामिन, अकर्स इन स्किन एज प्रोविटामिन, प्रोविटामिन के फॉर्म में होता है। और यही जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है कोलेकैल्सिफेरॉल, यही जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कोलेकैल्सिफेरॉल, जो कि आप विटामिन डी के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म इनटू कोलेकैल्सिफेरॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल विटामिन डी को भी बोलते हैं। तो कोलेकैल्सिफेरॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा विटामिन डी, जिसको आप बोलते हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है कोलेकैल्सिफेरॉल में, जिसको विटामिन डी भी बोलते हो। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो भी कौन सा रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट बी, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, यूवीबी रेडिएशन के प्रेजेंस में स्किन में ये बनते हैं विटामिन डी। और कैसे ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल में स्किन के अंदर, वो भी कोलेस्ट्रॉल उसके लिए चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए तभी जाके स्किन में ये बनते हैं विटामिन डी। इसीलिए विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन बोलते हैं, विटामिन डी एज ए हार्मोनल विटामिन। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह है, विटामिन डी। तो ये ट्रांसफॉर्म होगा कोलेकैल्सिफेरॉल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये विटामिन डी जिसको आप बोलते हो कोलेकैल्सिफेरॉल, एक तरीके से विटामिन डी ही है जो ट्रांसफॉर्म होती है। और विटामिन डी स्किन में बनती है अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन के प्रेजेंस में, वो भी कोलेस्ट्रॉल के अंदर। कोलेस्ट्रॉल होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है, बिना कोलेस्ट्रॉल का कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, मैंने पहले बता दिया, स्टेरॉयडल हार्मोन का कोलेस्ट्रॉल मेन
पार्ट होता है, प्रिकर्सर होता है। और विटामिन डी की सिंथेसिस भी स्किन के अंदर कोलेस्ट्रॉल उसके लिए जरूरी होती है, कोलेस्ट्रॉल के बिना विटामिन डी नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो स्किन में होती है सिंथेसिस अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन के प्रेजेंस में, और ये है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफॉर्म होगा कोलेकैल्सिफेरॉल, ये विटामिन डी है एक तरीके से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। बाकी आगे बताता रहूंगा आपको, ठीक है, चलते जाए। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। विटामिन डी के फॉर्म टाइप्स होते हैं, आपने सुना नहीं होगा, नॉर्मली विटामिन डी पढ़ते हैं लोग, बट टाइप्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं तीसरा, एर्गोस्टेरॉल। एर्गोस्टेरॉल, एर्गोस्टेरॉल क्या है? एर्गोस्टेरॉल के बारे में अगर बताऊं तो ये सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई, फंजाई होती है उसके सेल मेम्ब्रेन पे प्रोटोजोआ होता है, वहां पे पाया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई और प्रोटोजोआ जो होता है वहां पे पाया जाता है। और एस्परगिलस फंगस आपने नाम सुना होगा, एस्परगिलस फ्यूमिगेटस, एस्परगिलस फ्यूमिगेटस, एस्परगिलस फ्यूमिगेटस जो है उसका बहुत इंफेक्शन होता है, आप जानते हो फंगस का इंफेक्शन होता है ना, फंजाई का इंफेक्शन होता है, उसके इंफेक्शन के लिए ये एर्गोस्टेरॉल जो होता है उन फंगस के सेल मेम्ब्रेन पे है, उन प्रोटोजोआ के सेल मेम्ब्रेन पे है, ठीक है। तो हम इसको एर्गोस्टेरॉल के तरीके से एंटी फंगल टारगेटिंग एर्गोस्टेरॉल के रूप में यूज करते हैं। एंटी फंगल, जो एंटी फंगल्स बनाते हैं ना, वो इन्हीं को टारगेट करते हैं। फंगल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट है, और जो भी एंटी फंगल दवा बना रहे हो ये इन्हीं एर्गोस्टेरॉल को टारगेट करते हैं। तो ये दवा का एक्शन है। अब बहुत डिटेल में इसमें बातें हैं कि कैसे दवा एक्शन करती है इन चीजों पे, जो कि एंटी फंगल दवाएं होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि एर्गोस्टेरॉल कहां मिलता है? फंगस के, फंजाई कवक के सेल मेम्ब्रेन पे और प्रोटोजोआ के सेल मेम्ब्रेन पे। और एंटी फंगल टारगेटिंग एर्गोस्टेरॉल, एंटी फंगल टारगेटिंग, एंटी फंगल जो दवाएं होते हैं वो टारगेट करते हैं फंगस के यही एर्गोस्टेरॉल पे। और वो फिर प्रोसीजर है, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट इतना ध्यान रख सकते हो कि एर्गोस्टेरॉल को टारगेट किया जाता है एंटी फंगल के द्वारा, ठीक है ना, जो एंटी फंगल दवाएं होती है, आपको ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। और आपको पता होगा राई में भी, राई में एर्गट होता है, राई के एर्गट में, राई जो प्लांट होती है उसके एर्गट में एर्गोस्टेरॉल होता है, और ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एबॉर्शन कराने के लिए। तो अगर ये खा रहे हैं, राई के एर्गट में एर्गोस्टेरॉल वगैरह पाए जाते हैं, अगर ये खा रहे हैं तो एबॉर्शन में भी रोल निभाता है। फीमेल अगर एबॉर्शन, अगर फीमेल क्या कहते हैं प्रेग्नेंट है तो एबॉर्शन करा सकता है ये। इनफैक्ट कैटल्स वगैरह को भी में एबॉर्शन करा सकता है, कैटल वगैरह में भी, गाय भैंस में भी आपको एबॉर्शन करा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी आपने सेल मेम्ब्रेन देखा फंजाई का, वहां पे है प्रोटोजोआ में, ठीक है। और बाकी एंटी फंगल दवाएं कैसे काम करती है? एर्गोस्टेरॉल को ही टारगेट करती है, ठीक है ना, जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है फंगस के। ये आगे चलते हैं, कॉप्रोस्टेरॉल, चौथा समझ गए होगे, कॉप्रो। एक फाइटोस्टेरॉल भी होता है, वो नहीं लिखूंगा, फाइटोस्टेरॉल पौधे पे होंगे, फाइटो मतलब प्लांट, कॉप्रोस्टेरॉल स्टूल में होते हैं, स्टूल जो मल होता है ना, मल उनमें पाया जाता है, फीकल मैटर उनमें पाया जाता है कॉप्रोस्टेरॉल, ठीक है, आपको ध्यान रखना। बस ये हो गया, आगे चलते हैं हम लोग, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं बाइल एसिड। एर्गोस्टेरॉल समझ लिया, एर्गोस्टेरॉल राई के एर्गोट में प्रेजेंट होता है, और ये एबॉर्शन कराने में योगदान देता है, एबॉर्शन करा सकता है, इसलिए प्रेग्नेंट के समय इसको नहीं लेना चाहिए। कैटल में भी करा सकता है, कैटल्स में भी, और ह्यूमन में भी करा सकता है, फीमेल को, ठीक है। और एर्गोस्टेरॉल बाकी फंगस में होता है सेल मेम्ब्रेन पे। तो हमारी जो दवाएं हैं एंटी फंगल दवाएं, वो ऐसे बनती है कि इनको टारगेट करे, क्योंकि बहुत बड़ा एस्परगिलस, आपने नाम सुना होगा एस्परगिलस फ्यूमिगेटस, ये एक ऐसा फंगस है कि इन चीजों से रिलेटेड बड़ा इनकी इन्फेक्शन बहुत खतरनाक है, इन्फेक्शन जल्दी खत्म। आपने फंजाई का इन्फेक्शन सुना होगा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कि जल्दी ठीक नहीं होता है, फंगस का इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो यही है कि कहां टारगेट किया जाए, हमारी दवाएं कहां टारगेट करें कि जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन को हम खत्म कर पाए, ठीक है। तो इस तरह के समझ सकते हो मैंने जो बताया आपको, ठीक है ना। यहाँ पे वो पूरा डिटेल में बात नहीं कर सकते हैं, सिलेबस का पार्ट नहीं है। बाइल एसिड की बात करते हैं एक, ठीक है, बाइल एसिड, पता नहीं आज न्यूक्लिक एसिड हो पाएगा कि नहीं। बाइल एसिड, बाइल एसिड की बात करते हो, ये क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट की इमल्सिफिकेशन में रोल निभाता है। और दीज आर आल्सो डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ये भी कोलेस्ट्रॉल से ही डिराइव किए जाते हैं, बाइल एसिड भी कोलेस्ट्रॉल से ही डिराइव किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ग्लाइकोकोलिक एसिड इसका एग्जाम्पल है, टोरोकोलिक इसका एग्जाम्पल है, एसिड एग्जाम्पल है, लिथोकोलिक इसका एग्जाम्पल है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, ग्लाइकोकोलिक एसिड, टोरोकोलिक एसिड, ग्लाइको कोलिक एसिड, टोरोकोलिक एसिड, लिथोकोलिक एसिड,
ठीक है। लिथो मतलब क्या होता है, पत्थर, चट्टान। तो ये ऐसे एसिड है जो चट्टान भी खा लिया ना, उसको भी चूर्ण कर देंगे, उसको भी पचा डालेंगे, ये है लिथो मतलब चट्टान। ठीक है, तो ये बाइल एसिड का एग्जांपल है। ग्लाइकोकोलिक एसिड, टोरोकोलिक एसिड, लिथोकोलिक एसिड, डीऑक्सीकोलिक एसिड भी होते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है ना, तो ये बाइल एसिड है जो कि कोलेस्ट्रॉल से ही डिराइव किए जाते हैं। देख लो कोलेस्ट्रॉल कितना इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड हार्मोन का प्रिकॉर्सर है। कोलेस्ट्रॉल स्किन में जब रहते हैं तभी विटामिन डी की सिंथेसिस हो पाती है, यूवी बी के प्रेजेंस में, यूवी अल्ट्रावायलेट बी के प्रेजेंस में। ये आपको ध्यान रखना है सारी चीजें। ठीक है, बाइल एसिड। और ये कंबाइन करेंगे सोडियम से, ये कंबाइन करते हैं सोडियम से बनाते हैं बाइल साल्ट। बाइल साल्ट बनाते हैं, आपने नाम सुना होगा बाइल साल्ट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जब फैट डाइजेशन पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा मैं, तो बाइल साल्ट बनाते हैं, और जो कि बाइल साल्ट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं, इमल्सिफाई करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट पढ़ाऊंगा मैं। इमल्सिफिकेशन आपको जितना जरूरत है डाइजेशन में, यहां बात नहीं करूंगा आपसे। ठीक है, जैसे सोडियम ग्लाइकोकोलेट बाइल साल्ट है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम जुड़ गया ना, सोडियम जुड़ा है ना इनमें, तो इसीलिए बाइल साल्ट में क्या होगा, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, ये एग्जांपल है बाइल साल्ट का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, क्योंकि सोडियम इनमें जुड़ा है तभी तो बाइल साल्ट बना है। और ये इमल्सिफिकेशन करेगा फैट का इमल्सिफाई करना बहुत जरूरी है, तब जाके ये टूटेंगे, इनका डाइजेशन हो पाएगा और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदलेंगे, कन्वर्ट होंगे। आप जानते हो फैट किससे बनता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। तो वहां पे डाइजेशन में हम लोग इसको देखेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है ना, काइलोमाइक्रोन जो मैंने बताया था ना, यहीं पे बनते हैं, डाइजेशन ऑफ फैट के दौरान ही काइलोमाइक्रोन्स बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्रोमोलिपिड्स, जिसको टर्पीन्स के नाम से भी जानते हैं। क्रोमोलिपिड्स, क्रोमा मीन्स क्या होता है, कलर, टर्पीन्स। ठीक है, टर्पीन्स के नाम से जानते हैं क्रोमोलिपिड्स। टर्पीन्स में देखो, ये जो लिक्विड होते हैं ये हाइड्रोकार्बन के जैसा ही होता है। हाइड्रोकार्बन लिपिड नहीं होते हैं, हाइड्रोकार्बन लिपिड नहीं होते, लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी के आधार पे, जैसे लिपिड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म में सॉल्वेंट है, बेंजीन में सॉल्वेंट है, इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल गर्म है, हॉटेड है तो उसमें सॉल्युबल है, पेट्रोल में सॉल्युबल हो सकता है। तो ऑर्गेनिक एसिड जो है वहां पे सॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के आधार पे हाइड्रोकार्बन को हम लोग लिपिड में रख देते हैं, बाकी हाइड्रोकार्बन लिपिड नहीं होता है। लेकिन क्रोमोलिपिड्स क्या है, दीज आर लिक्विड, एक लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन के तरीके के होते हैं। तो दीज आर लिक्विड लाइक हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड ऑफ आइसोप्रीन, ये आइसोप्रीन से बनते हैं। ठीक है, आइसोप्रीन। ठीक है, तो आइसोप्रीन से बनते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन यूनिट्स से बनते हैं C5H8, ये आइसोप्रीन यूनिट से बनते हैं, आइसोप्रीन यूनिट से ही बनते हैं। तो दीज आर लिक्विड लाइक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, फॉर्म्ड बाय आइसोप्रीन यूनिट्स, आइसोप्रीन यूनिट से ही ये बनते हैं क्रोमोलिपिड्स या टर्पीन्स। ठीक है, और दे कंटेन पिगमेंट, ये पिगमेंट कंटेन करते हैं। क्रोमा मींस क्या होता है, कलर, पिगमेंट होता है कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स में होता है कैरोटीन, एक होता है ज़ैंथोफिल, और भी होते हैं ज़ैंथोफिल। कैरोटीन होता है 3 प्रकार का होता है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का, प्रिकर्सर होता है, आप जानते हो विटामिन ए है ना, विटामिन ए का बीटा कैरोटीन, आपको ध्यान रखना है, विटामिन ए का प्रिकर्सर एक तरीके से ये बीटा कैरोटीन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कैरोटिनॉइड्स हो गया, ज़ैंथोफिल ये कैरोटिनॉइड्स के अंदर है। कैरोटीन क्यों बोले, क्योंकि कैरोटीन कैरेट सा है ना, गाजर होता है ना, गाजर कैरेट बोलते हैं ना उसको, वहीं से नाम आया है कैरोटीन। ठीक है, गाजर से कैरेट। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन ऑफ लिपिड, और बाकी आप इसेंशियल ऑयल क्रोमोलिपिड्स के एग्जांपल में डालना चाहोगे तो इसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं, इसेंशियल तेल जो होते हैं, इसेंशियल ऑयल्स, उसमें आ जाएगा कैम्फर जो होता है, मैंने बताया था एक क्लास में, याद होगा आपको, कैम्फर वगैरह वो हो जाएगा, मेंथॉल हो जाएगा, मेंथॉल भी एग्जांपल है, कैरोटीन एग्जांपल है ही, कैरोटीन है तो विटामिन ए होगा, क्योंकि बीटा कैरोटीन से ही विटामिन ए उसका प्रिकर्सर होता है। ठीक है, क्या कहते हैं, विटामिन ए का प्रिकर्सर है बीटा कैरोटीन से ही विटामिन ए बनती है। ठीक है, और उसके बाद एग्जांपल विटामिन ए हो गया, विटामिन ई भी है, विटामिन के भी है, नेचुरल रबर भी है। ठीक है ना, तो ये सारे एग्जांपल है। इसेंशियल ऑयल हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, नेचुरल रबर हो गया, कैम्फर हो गया, मेंथल हो गया, ये सारे समझ में आ गया। तो ये एग्जांपल है इसके। ठीक है, मैंने क्लास में बताया था इसलिए नहीं बता रहा हूं। ठीक है, बार बार क्या लिखना है, एक तरीके से बार। ठीक है, एक तरीके से हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनको लिपिड में इसलिए रखा गया है क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी के आधार पे सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे लिपिड होते हैं उसी आधार पे इनको लिपिड में रखा गया है। अदरवाइज ये लिपिड नहीं होते, हाइड्रोकार्बन लिपिड नहीं होता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी के आधार पे रखा गया है।
ठीक है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ लिपिड। फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज में फूड स्टोर करता है। आप ज्यादा एक्स्ट्रा खा लोगे तो क्या होगा, प्राइमरी फंक्शन इसका फूड स्टोरेज है, फूड स्टोरेज, ठीक है, इट्स प्राइमरी फंक्शन। आप अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हो तो क्या होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर हो जाएगा। ज्यादा जो खा रहे हो तो स्टोर हो जाते हैं ना ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लीवर में, मसल, मैंने बताया था। अगर लिपिड ज्यादा खा रहे हो, फैट ज्यादा खा रहे हो तो स्किन के अंदर एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाएगा। तो फूड स्टोरेज के फॉर्म में भी जाके ये काम करते हैं, इट्स प्राइमरी फंक्शन। स्टेरॉयड हार्मोन बनाते हैं, आपको बताया था मैंने, स्टेरॉयड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ठीक है। तीसरा और प्रोटेक्शन भी देते हैं, आपको पता होगा कैसा प्रोटेक्शन, एक तरीके से इंसुलेशन के फॉर्म में देख लो, थर्मल इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन है ना, क्योंकि स्किन पे अगर एडिपोज टिश्यू में फैट की लेयर है तो ठंडी में और गर्मी में एक तरीके क्या होगा, ठंडी में देखते हो कि आप अगर बात करोगे पेंगुइन्स की बात करोगे वहां पे भी स्किन में उनके फैट की वो होती है, और अगर बात करोगे वेल की बात करोगे उनमें ब्लबर होती है, 1 मीटर मोटी लगभग ब्लबर होती है, फैट की लेयर होती है। तो थर्मल इंसुलेशन की तरह भी काम करता है ये, ठीक है ना। और रिक्वायर्ड होती है फैट सोल्यूबल विटामिन को डिजोल्व करने के लिए। जो विटामिन फैट में डिजोल्व होंगे उनके लिए तो फैट चाहिए ना, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सब के सब फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो चौथा लिख दोगे रिक्वायर्ड इन डिजोल्विंग फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। ये हो गया। शॉक एब्जॉर्प्शन, शॉक एब्जॉर्ब करते हैं, शॉक एब्जॉर्प्शन। मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं बॉडी को, मैकेनिकल सपोर्ट, जैसे कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, अंदर के जो ऑर्गन्स है उनको सपोर्ट किए हुए, किडनी को, हमारे ओवरी को, अंडाशय को, उनको सपोर्ट करके रखते हैं, ठीक है ना। तो मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं और शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि अगर किसी पर फैट है तो क्या होगा, उनको अगर एक तरीके से सिंपल बता दो ना, पीटोगे तो उनको चोट ज्यादा लगेगी, क्योंकि फैट की ज्यादा लेयर है तो उनको चोट नहीं लगेगी। पतले आदमी को देखोगे पीटोगे तो क्या होगा, हड्डी टूट जाएगी। तो एब्जॉर्ब करती है, शॉक वगैरह एब्जॉर्ब कर लेगी, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है, अपने लोकेशन पर रखती है। किडनी अपने लोकेशन पे होगा, नहीं तो किडनी क्या होते हैं ना, आपने सुना होगा कि किडनी फ्लोट कर जाती है नीचे की ओर, फ्लोटिंग किडनी बोलते हैं। तो जिनमें फैट वगैरह कम होती है ना, जो पतले लोग होते हैं, अगर कहीं गिर गया, एक्सीडेंट हो गया तो उनकी ऑर्गन्स की डिसलोकेशन भी हो जाती है, किडनी नीचे आ जाएगा, फ्लोट कर जाएगा। ये सब भी होता है जिनमें फैट कम होता है। इसलिए फैटी लोग जो होते हैं उनकी मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है, जो ऑर्गन्स है अपने पोजीशन पे रहते हैं बॉडी के अंदर, अपने पोजीशन पे, अंग वगैरह, ठीक है ना। तो मैकेनिकल सपोर्ट, शॉक एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करते, शॉक वगैरह होगा, फैट है एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना, कहीं शॉक लगा तो। सोप मैन्युफैक्चरिंग, साबुन को बनाने में काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लिपिड्स यूज किया जाता है। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्किन, स्किन के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में है ना, एडिपोज टिश्यू आप जानते होंगे, जिसमें फैट डिपो होता है, फैट डिपॉजिट होती है। तो प्रोटेक्टिव लेयर के ऊपर है, स्किन पे, मेम्ब्रेन पे भी होती है। लिपिड तो मेम्ब्रेन पे होती है ना, आपको पता हो, बाइलेयर लिपिड होती है सेल मेम्ब्रेन पे, आपको पता है, मैंने बताया बार बार। इंटीग्रल पार्ट सेल मेम्ब्रेन का है, सेल मेम्ब्रेन पे रहता ही रहता है। एरोमेटिक्स ऑयल्स वगैरह होते हैं, तेल वगैरह होते हैं, सुगंधित तेल, वो इसमें बनते हैं, ये लिपिड के ही होते हैं। एरोमेटिक तेल, सुगंधित तेल, एनर्जी बहुत देती है, एनर्जी देती है, हाई एनर्जी देती है, 9.45 किलो कैलोरी। मैंने बताया था 1 ग्राम फैट के ऑक्सीडेशन से 9.45 किलो कैलोरी देती है। एनर्जी भी देती है, हाई एनर्जी। एरोमेटिक्स तेल्स बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। इंजाइम का एक्टिवेशन, बहुत सारे इंजाइम का एक्टिवेशन कराता है लिपिड जो है, बहुत सारे इंजाइम का एक्टिवेशन कराता है, एक्टिवेट। अगर ये नहीं होगा तो इंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे। अगर इंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा तो आप जानते हो बहुत सारे रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी में, क्योंकि एंजाइम बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, तो नहीं हो पाएंगे। तो एंजाइम को एक्टिवेट करता है लिपिड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वेक्टर की तरह, कैरियर की तरह भी काम करता है, मॉलिक्यूल्स को कैरी भी करता है। ब्लड के अंदर बहुत सारे हमारे हार्मोन्स हैं जो ब्लड के अंदर मूव करते हैं, तो ये लिपिड जो होते हैं वो कैरियर की तरह काम करते हैं, एक तरीके से वेक्टर की तरह काम करते हैं, कैरी करके चलते हैं ब्लड के अंदर सारी चीजों को, मॉलिक्यूल्स वगैरह को। तो कैरियर की तरह काम करता है, वेक्टर की तरह काम करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है, फूड स्टोरेज के फॉर्म में है, स्टेरॉयड हार्मोन को बनाता है, थर्मल इंसुलेशन करता है, क्योंकि आप जानते हो कि हीट ठंडी में, अगर ठंडे प्रदेश में हो और वहां मोटा ताजा आदमी तो उसको गर्मी ज्यादा लगेगी, ठंडी कम लगेगी। क्यों? उसके फैट से ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी बनते रहती है, बहुत सारे जो मोटे आदमी होते हैं। थर्मल इंसुलेशन की तरह है, ठीक है ना। और इंसुलेशन है, ठंडी में आप जानते हो कि ठंडी ज्यादा नहीं लगने देगा, ये आप जानते हो। थर्मल इंसुलेशन, मोटे आदमी को जल्दी ठंडी नहीं लगती है, आप जानते हो, क्योंकि उनमें एनर्जी बनते रहती है, फैट के ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनते रहती है। शॉक एब्जॉर्प्शन,
मैकेनिकल सपोर्ट में है, प्रोटेक्टिव लेयर है स्किन के ऊपर और मेम्ब्रेन के ऊपर, इंटीग्रल पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, एरोमेटिक्स तेल बनती है इनसे, सुगंधित तेल जो होती है वो बनती है एरोमेटिक तेल, हाई एनर्जी देता है ये आपको, सोप मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज करते हैं, इंजाइम का एक्टिवेशन करता है, कैरियर की तरह काम करता है ये, ठीक है, ये सारी चीज है। और ऑर्गन्स को अपने बॉडी के अंदर वही सी पोजीशन पर रखे रहता है, डिसलोकेट नहीं होने देता है, ठीक है। जैसे किडनी का आप जानते होंगे, किडनी जो होती है कभी कभी पतले लोग जो गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाती है, उनको चोट लग जाती है कहीं, तो किडनी फ्लोट कर जाती है, फ्लोटिंग किडनी की तरह आपने सुना होगा, फ्लोटिंग किडनी, नीचे की ओर आ जाती है किडनी, ठीक है। तो मोटे लोग में ऐसा नहीं होता है, उनकी ऑर्गन्स डिसलोकेट नहीं होती है, एक ही स्थान पर रहती है, ठीक है। तो जिनमें फैट ज्यादा होता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा है बॉडी के अंदर, विसरल ऑर्गन जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको अपने स्थान पर बनाए रखता है ये लिपिड्स, फैट वगैरह। हो गया, आज मैं न्यूक्लिक एसिड पे बात नहीं कर पाया, आई एम सॉरी, बट इतना ध्यान रखना, एक लाइन तो बता के जाऊंगा। न्यूक्लिक एसिड जो है पहली बार इसकी खोज की गई थी फ्रेडरिक मीसर के द्वारा। फ्रेडरिक मीसर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड को दो जगह से खोजा। पहला जगह था पस सेल, पस कोशिका होती है, पस होती है, पस क्या होता है, डेड डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी जो डेड हो गए हैं उनको पस बोलते हैं, वही पस होती है हमारे बॉडी में, स्किन में जो पस निकलते हैं ना, कहीं चोट लग गया पस बन गया, क्यों, क्योंकि पस जो होती है वो डेड डब्ल्यूबीसी होती है। तो पस सेल से हमको न्यूक्लिक एसिड निकाला था, उसका नाम न्यूक्लिन दिया था, न्यूक्लिन, ये होगा। दूसरा जगह से भी खोजे थे फ्रेडरिक मीसर ने, वो है साल्मन फिश, साल्मन फिश से भी ये निकाले थे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लिक एसिड की खोज कैसे हुई, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। आप जानते हो लास्ट में मैं जल्दी जल्दी बताता हूं, नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से लेके चलता हूं, ठीक है ना। टाइम ज्यादा हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कंप्लीट हो गया होगा सबको, आपको पता चल गया है क्या है कैसे है लिपिड कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, विटामिन मिनरल, उसके बाद हम लोग सेल अभी पढ़ाना है, मुझे 2-3 ऑर्गन बचा हुआ है, सेल जल्दी कंप्लीट करो, हम लोग डाइजेशन में एंट्री करेंगे, डाइजेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन है, स्किन वगैरह है, ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ किंगडम वगैरह, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम है, ये सब कंप्लीट करेंगे। और हार्मोन की जो मैंने बताया है ना, इन चीज के हार्मोन ग्लैंड्स में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड, इस सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम्स बनाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन बनाते हैं, मिक्स ग्लैंड दोनों बनाते हैं, ठीक है। जैसे पैनक्रियास मिक्स ग्लैंड है, टेस्टिस, ओवरी मिक्स ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, ठीक है। जब ग्लैंड पढ़ाऊंगा तो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा, बहुत प्यार से मैंने समझाया है, और जो लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, लास्ट क्लास से आ रहे होंगे करते हुए, उनको सब कुछ समझ में आया होगा मैंने क्या बताया। एकदम से आओगे तो नहीं समझ में आएगी, ये पीछे से करते आना, जो भी मैंने क्लासेस कराई है आपको, लिपिड के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, फैट के ऊपर, आगे न्यूक्लिक एसिड पे आएगी कल से, तो वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। समझ में आएगी जब आप बेसिक पूरा करते आ रहे हो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।